हम युद्ध के छाया में थे। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि शायद बम न पड़ जाए तो सभा को क्या होगा, और उसको मरने दें तो क्या आप चैन से रह सकेंगे उसके बाद। ये सब चीजें एक दूसरे से हमको इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, एक ऐसी नेता जिनके दबदबे की मिसाल आज भी लोग देते हैं, एक ऐसी नेता जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो हर रोज नहा धोने के बाद रुद्राक्ष धारण किया करती थी, पर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वो सुबह नहाने के बाद अपनी रुद्राक्ष की माला को पहनना भूल गई थी। दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष एक ऐसा फल होता है जो उस इंसान को छोड़ देता है जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो क्या इंदिरा गांधी को अपनी मृत्यु से पहले ही मिलने लगे थे संकेत? जानेंगे आज के वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ। और आखिर क्या हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, मृत्यु से एक दिन पहले उनकी हालत कैसी थी, और मृत्यु के समय उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे, और क्यों 80 बोतल खून चढ़ाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब इंदिरा गांधी पर बरसाई गई थी 30 गोलियां। दोस्तों, ये बात है 30 अक्टूबर सन 1984 की दोपहर की। इंदिरा गांधी उस दिन चुनावी भाषण देने आई थी। रोज की तरह वो भाषण देना चाहती थी। उनकी चुनावी स्पीच पहले से ही लिख दी जाती थी जिसे वो मंच पर आकर बोला करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने हमेशा की तरह स्पीच नहीं बोली बल्कि अजीब सा बर्ताव किया। उनकी इस चुनावी स्पीच को हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक से बीच में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी हरकत की कि लोगों का ध्यान उन पर आकर्षित हो गया। उन्होंने अचानक से तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया, और उस समय सभा में आए लोगों का कहना था कि उनका बोलने का तेवर भी बदल गया था। वो हमेशा की तरह जैसे बोला करती थी वैसे नहीं बोल रही थी, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि उनकी प्री स्पीच तैयार थी, लेकिन उन्होंने स्पीच से हटकर बोलना शुरू किया। अब यहाँ उन्होंने जो बोला वो सुनना मायने रखता है। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी, और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगे। उनके ऐसे अजीब से बर्ताव के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले बुरे दिनों की तरफ इशारा करती है। अब जब भाषण देने के बाद वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया। इंदिरा जी ने उसे जवाब दिया कि वो ईमानदार और तथ्यपरक बात कर रही थी। अब दोस्तों, जिस दिन इंदिरा जी ने ये भाषण दिया उस दिन वो रात भर सोई नहीं। जब वो दिल्ली वापस अपने घर लौटी तो काफी थकी हुई थी और वो रात को बहुत कम सो पाई। और उसके बाद जब सामने के कमरे में सोनिया गांधी सो रही थी और सुबह के 4 बजे जब वो दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी 4 बजे के समय में ही जाग रही थी। इस घटना के बारे में सोनिया गांधी ने अपनी एक किताब राजीव में लिखा है कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़े तो मुझे आवाज दे देना और मैं जाग रही हूँ। अब जैसे ही सुबह वो उठी उन्होंने हल्का सा नाश्ता किया और करीब 7 बजे इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी, और उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काले रंग का था। अब उस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो कि उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, और एक दिन पहले ही वो उड़ीसा दौरे के दौरान उनका शूट भी कर रहे थे। और दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स केलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था, और शाम के समय वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। अब उस दिन नाश्ते में उन्होंने सिर्फ 2 टोस्ट, सीरियल्स, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए थे। अब दोस्तों, नाश्ता करने के बाद जब उनके मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्रशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर KP माथुर वहां पहुंच गए। दोस्तों, KP माथुर उनके फैमिली डॉक्टर थे और हर रोज इसी समय उन्हें देखने के लिए पहुंचते थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने डॉक्टर माथुर को अंदर बुला लिया और वो दोनों बातें करने लगे। अब उन दोनों ने एक साथ बैठकर उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में मजाक उड़ाया।
अब ऐसा करते करते सुबह के 7 बजे से 9 बज गए। अब 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी और उन्हें धूप से बचाने के लिए उनका सिपाही नारायण सिंह काला छाता लेकर उनके बगल में चल रहा था। और उस समय उनसे कुछ कदम पीछे R.K. धवन और उनके भी पीछे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम चल रहे थे। और इन सभी लोगों के सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। अब ऐसे ही उन लोगों के साथ साथ चलते चलते इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट के पास पहुंची और धवन से अभी भी बातें कर रही थी। धवन इंदिरा को बता रहे थे कि उनके आदेश के अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैली सिंह को संदेश भिजवा दिया गया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं, ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा गांधी ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। तभी एक अचानक सी घटना होती है। अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेहन सिंह अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर कर देता है और उनके पेट में गोली मारता है। इंदिरा गांधी अपना चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाती है, लेकिन उसी समय बेहन सिंह बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर कर देता है। पहली गोली उनकी बगल में और दूसरी गोली उनके सीने में घुसती है। अब वहां से सिर्फ 5 फुट की दूरी पर उनका एक और रक्षक सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था और जैसे ही उसने इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखा, वो इतनी दहशत में आ गया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तभी इंदिरा के हत्यारे बेअंत सिंह ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ, और सतवंत सिंह ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। अब इंदिरा गांधी का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी भी सतवंत सिंह फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो इंदिरा गांधी को बचाने के लिए उन तक पहुंच पाते, सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और उनके पैर पर लग गई और वो वहीं ढेर हो गए। अब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शरीर नीचे बेजान पड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके शत विक्षत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। और थोड़ी ही देर में अकबर रोड से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये शोर कैसा मचा हुआ है। और उसी समय इंदिरा गांधी के दोनों हथियारों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह बोला, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। और उसी समय नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। अब पास के गार्ड रूम से आईटीबी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां पर हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां पर नहीं था। अब इसे आप एक इत्तेफाक कहिए या फिर इंदिरा गांधी की किस्मत, पर यही हकीकत है। और ये सब देखकर उसी समय इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्ला कर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को फटाफट उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा गया और आगे की सीट पर थे धवन, फोतेदार और ड्राइवर। और जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। जैसे ही सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की वो हालत देखी, वो उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गई और उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। अब कार को बहुत तेज स्पीड पर दौड़ाया गया और 4 किलोमीटर का सफर तय किया गया। और इस सफर के दौरान कोई भी किसी से कुछ नहीं बोला, सब स्तब्ध थे और सोनिया का गाउन इंदिरा गांधी के खून से पूरा भीग चुका था। अब ठीक 9:32 पर कार एम्स पहुंच गई। वहां पर इंदिरा गांधी को जब नीचे निकाला गया तो इसमें 3 मिनट का समय लगा। पर इत्तेफाक यहाँ भी हुआ, इमरजेंसी वार्ड में एक भी स्ट्रेचर उस दिन मौजूद नहीं था। अब जैसे तैसे इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया गया, पर उनकी ऐसी हालत देखकर एम्स के डॉक्टर घबरा गए। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि इंदिरा गांधी के दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी थोड़ी चालू थी, लेकिन उनकी नाड़ी में अब कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें 80 बोतल खून चढ़ाया, जो कि उनके शरीर की कुल मात्रा के 5 गुना था। हालांकि डॉक्टर अब ये बात जान चुके थे कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें मृत घोषित नहीं किया। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश की, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। अगर हम इस बात को मेडिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया गया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल ही सलामत था। और दोस्तों, इंदिरा गांधी को गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे के बाद, यानी कि 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके मौत की सूचना शाम के 6 बजे तक बाहर नहीं बताई गई और ये दिन था 31 अक्टूबर सन 1984। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंदिरा गांधी की मौत की।
आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी को उसकी मौत का पहले से ही आभास होने लगा था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड रियल फैक्ट्स को जानने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में।